रिया का मन आज सुबह से ही कच्चा हो रहा था। फटाफट काम निपटाते हुए प्रतीक की आंखों में अपने लिए चिढ़ और नफरत के सम्मिश्रित भाव को देखकर ठिठक गए। कहाँ चूक गई थी वो। मल्टीनेशनल कंपनी में हजारों लोगों को संभालती सीईओ काफी कोशिशों के बावजूद अपने घर को बिखरने से नहीं बचा पाई। मन में दबा दुख और आंसुओं का आवेग आंखों के रास्ते बाहर आना चाहता था। किसी तरह जब्त कर गई रिया। चुप सी उदास दीवारें और पराये होते अपने के बीच रहना बहुत मुश्किल लग रहा था। आहत अहम ने न जाने किस आक्रोश भरे क्षणों में अलग होने का निर्णय ले लिया। उसी की कागजी खानापूर्ति के लिए दोनों 4 बजे वकील के पास आने वाले थे। घर से निकलते हुए रिया के पैरों में मानो बेड़ियां पड़ गई। एक लंबी सांस ले पूरे घर को आंखों में समेटते हुए बाहर निकली, मानो अब शायद ही वापसी हो। वकील के यहाँ तलाकनामे पर हस्ताक्षर करते रिया के हाथ एक बारगी कांपे। कनखियों से देखा प्रतीक का भी यही हाल था। दोनों खामोशी के साथ ही बाहर निकले। चर्च गेट स्टेशन पहुंचते ही प्रतीक ने चुप्पी तोड़ दी। प्रतीक ने कहा, तुम घर पहुंचो, मैं बाद में आऊंगा, और उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही दरवाजे से बाहर निकल गया। रिया मन ही मन सोच रही थी, अब मेरा साथ घर तक भी गवारा नहीं। उसका मन रो उठा था। शायद बाहर की मूसलाधार बारिश भी उसका साथ दे रही थी। लोकल ट्रेन में बैठते ही उसके विचारों की श्रृंखला फिर से शुरू हो गई। कितना प्यार किया करते थे दोनों एक दूसरे से। इंतहा प्रेम था दोनों में। दोनों के परिवार इस शादी के खिलाफ थे। सारी कठिनाइयां झेलते आपसी विश्वास के सहारे 2 वर्ष का लंबा अंतराल गुजर गया था। गुजरते समय ने प्यार की नींव और मजबूत कर दी थी, लेकिन दोनों के परिवार वालों का दिल फिर भी नहीं पिघला और इंतजार न करते हुए दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। दहलीज लांघते ही रिया अय्यर प्रतीक माथुर बन गई। जीवन में खुशियां ही खुशियां थी। ऑफिस से घर लौटने का दोनों को बेसब्री से इंतजार रहता था, लेकिन धीरे धीरे ये प्यार न जाने कहाँ खोता चला गया। प्यार की जगह कड़वाहट ने ले ली। बांद्रा स्टेशन पास आने लगा। विचारों को झटका लगा। उठकर दरवाजे तक आई कि अचानक भयानक आवाज से जोरदार बम विस्फोट हुआ। वह कुछ समझ पाती इससे पहले ही जोरदार धक्के से वह दरवाजे से बाहर फेंक दी गई। उसका सिर झंझना उठा। चारों ओर खून ही खून, मांस के लोथड़े और चित्कारें। अर्ध चेतनावस्था में ही उसने देख लिया कुछ लोग उसे उठाकर दौड़ रहे थे। दर्द की एक टीस पूरे शरीर में फैल गई। आंखों के आगे अंधेरा छा गया। शायद बेहोश हो गई थी वो। प्रतीक थके थके कदमों से घर जाने के लिए चर्च गेट पे पहुंचा। बाहर की दुनिया से बेखबर अपनी ही धुन में खोया था। स्टेशन पर बहुत भीड़ थी। लोग बात कर रहे थे। पिछले हफ्ते की तेज बारिश ने दम निकाल दिया। उसके बाद भिवंडी में हुआ दंगा दहशत फैला गया। 2 दिन पहले शिवसेना की तोड़फोड़ से लोग डरे थे, संभले भी नहीं थे कि आज 11 जुलाई का ये बम विस्फोट। पता नहीं और क्या क्या देखना बाकी है। प्रतीक के कान खड़े हो गए। बम विस्फोट? पूछने पर पता चला 7 जगहों पर बम विस्फोट हुए हैं, और वो भी प्रथम श्रेणी के डिब्बे में। प्रतीक के तो होश उड़ गए। हाथ पैर कांपने लगे और उसके मुंह से चीख निकली रिया के नाम की। सिर पकड़कर नीचे बैठ गया और दहाड़े मारकर रोने लगा। विस्फोट 6:24 को बांद्रा में हुआ था और रिया उसी ट्रेन में थी। लोगों ने प्रतीक को संभाला और उसे फोन करने की सलाह दी। कांपते हुए हाथ न जाने कितनी बार डायल करते रहे, पर फोन नहीं लगा। न ही मोबाइल और न ही घर का। लगता भी कैसे? लगभग सभी मुंबई वासी और दूसरे शहरों में रहने वाले लोग अपने घरों और रिश्तेदारों की सलामती जानने के लिए फोन कर रहे थे। इसके कारण सारे नेटवर्क जाम हो गए। रात काफी हो गई थी। प्रतीक जल्दी जल्दी बांद्रा पहुंचना चाहता था, पर ट्रेनें रद्द हो चुकी थी। लोगों का बड़ा सा हुजूम चर्च गेट से भाईदर और विरार तक पैदल ही भूखा प्यासा अपने अपने घरों की ओर भाग रहा था। अनेक शंका कुशंकाओं के साथ कि कहीं हमारा भी कोई अपना इस बम विस्फोट में तो नहीं था। इन भागते हुए पैरों को ताकत देने के लिए लोग रास्तों में मदद के लिए खड़े थे। स्थायी निवासी और सेवाभावी संस्थाओं के कार्यकर्ता तो पीने के पानी से लेकर चाय बिस्किट तक बड़े ही अनुशासित तरीके से बांट रहे थे। कहीं कहीं आग्रह के साथ और कहीं मीठी जबरदस्ती के साथ। उन अनजान लोगों का प्रेम और अपनापन देख प्रतीक की आंखें बरबस ही गीली हो गई। किसी तरह प्रतीक बांद्रा स्टेशन पहुंचा। वहां का दृश्य देखकर उसका दिल दहल गया।
मृतकों के शरीर के अवयव जहां तहां पड़े थे, हाथ कहीं तो पैर कहीं, सब ओर खून और मांस के चिथड़े। दर्द से चिल्लाते घायल लोगों का बिखरा सामान, ट्रेन की टूटी हुई खून से सनी खिड़कियां, उखड़ी हुई सीटें विस्फोट की तीव्रता को बयान कर रही थी। आसपास के लोग घर में डर कर दुबक कर बैठने की बजाय घायल लोगों को जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंचा रहे थे। घर की चादरों और साड़ियों से स्ट्रेचर का काम लिया जा रहा था। प्रतीक की धड़कन तो मानो रुक गई। मन ही मन कहने लगा, कहाँ हो रिया। तभी उसे एहसास हुआ कि रिया मानो पीछे से कह रही हो, अरे बाबा यहीं तो हूं, तुम भी ना खामखां बेकार का शोर मचाते हो। प्रतीक की जान में जान आई। आंखों में चमक लेकर उसने पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था। ये तो उसका भ्रम था। ये तो घर के रोजमर्रा के संवाद थे। प्रतीक पुकारता और रिया ऐसे ही जवाब देती थी। उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए रात रात भर जागती, उसके साथ विभिन्न संदर्भ ढूंढती, उसका मार्गदर्शन करती रिया उसे याद आने लगी। काम करते करते झपकी लगने पर जब वो सो जाता, फिर उसे सुबह सारी रिपोर्ट टाइपिंग करके प्रिंट आउट के साथ तैयार मिलती। रिया का ही तो कमाल था सब, जबकि उसे भी सुबह के सारे काम निपटाकर ऑफिस जाना पड़ता था। एक दिन उसके बीमार होने पर मना करने के बावजूद भी रिया अपना प्रेजेंटेशन छोड़कर सारा दिन उसके सिरहाने बैठी रही, जबकि इस प्रेजेंटेशन के बाद उसे प्रमोशन मिलना तय था। पुरानी बातें याद कर सोच में पड़ गया प्रतीक। ऐसी गुणी, प्रतिभा संपन्न, प्यार करने वाली पत्नी को वो तलाक देने जा रहा था। रिया का पहले खा लेना, उसके खाने के लिए ना पूछना, घर को सलीके से ना रखना या प्रतीक की चीजों को बेतरतीब रखना, गीला तौलिया बिस्तर पर डालना, एक दूसरे के लिए वक्त पर ना होना, ये सब तो इतने बड़े झगड़े की वजह नहीं हो सकते थे कि तलाक ही ले लिया जाए। क्या हमारा ईगो हमारे प्यार से बड़ा हो गया था? और इस प्यार का एहसास होने के लिए क्या इस हादसे का होना जरूरी था? यदि वह पहले ही समझ जाता तो शायद रिया को इस तरह से ना खोता। धिक्कार है उस पर। चलते चलते थक गया था प्रतीक। एक ओर तो भय से पागलमन और दूसरी ओर टीवी पर दिखता हाहाकार उसे एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल के चक्कर काटने पर मजबूर कर रहे थे। अस्पतालों की अवस्था तो और भी विकट थी। चारों ओर शोर ही शोर, चारों ओर से आवाज आ रही थी, 50 बेड और भिजवाओ, एम्बुलेंस को प्लेटफॉर्म पर भेजो, सर्जन भेजो। इसके साथ ही सांत्वना के शब्द कि घबराओ मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा, डॉक्टर जी जान से सेवा में लगे हैं। डॉक्टरों द्वारा रक्तदान की अपील करने से पहले ही अस्पताल के बाहर लगी लंबी लाइन ने 2 घंटे में ही खून का स्टॉक पूरा कर दिया था। इस तेजी, भावना और अपनेपन ने प्रतीक को हिम्मत बंधाई और रिया के जीवित रहने की आस भी जगाई। उसे लगा पूरी मुंबई रात भर सोई नहीं है और उस जैसे अनेक शोकमग्न लोगों के दुख में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हैं। इस अंतिम अस्पताल में वह यंत्रवत घुसा। निराशा से चारों ओर नजर दौड़ाई पर असफल रहा। वापस जाते समय पैरों को किसी के कराहने की आवाज ने रोक लिया। मुड़कर देखा, कोने के बेड पर हाथों में नलियां, वेंटिलेटर लगाए कोई लेटा था। प्रतीक ने गौर से देखा, रिया ही तो थी वो। उसे अपनी आंखों और किस्मत पर विश्वास नहीं हो रहा था। प्रतीक रिया के माथे पर हाथ फेरने लगा। रिया उठो, मैं आ गया हूं। मगर रिया बेहोश हो चुकी थी। उसका हाथ अपने हाथों में लिए उससे माफी मांगता रहा, बातें करता रहा। इस तरह प्रतीक रात भर जागा रहा। इस भयानक बम विस्फोट में रिया के बचने को वो एकमात्र चमत्कार मान रहा था। आज 3 दिन बाद रिया ने आंखें खोली। शायद ये प्रतीक का प्यार ही था जो उसे मौत के मुंह से बचा लाया। वेंटिलेटर हटा दिया गया, अब खतरा टल चुका था। डबडबाई आंखों से प्रतीक डॉक्टर के पैरों पर गिर पड़ा। रिया आश्चर्यचकित सी प्रतीक के उदास आंसू भरे चेहरे, सूनी आंखों और उसकी बढ़ी हुई दाढ़ी को देख रही थी। उसका हाथ अपने हाथों में ले प्रतीक बहुत कुछ कह रहा था, लेकिन रिया को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। तभी डॉक्टर ने एक और आघात किया। विस्फोट की तीव्र आवाज से इनके सुनने की शक्ति चली गई है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। लगभग सभी पेशेंट्स की यही समस्या है। 1 से 3 महीने में ये समस्या अपने आप ठीक हो जाएगी। प्रतीक ने चैन की सांस ली। हाथों में हाथ लिए दोनों बहुत देर तक रोते रहे, पर ये खुशी के आंसू थे। उनका प्यार खत्म थोड़े ही हुआ था। वो तो जमी हुई काई के नीचे ठहरे हुए पानी की तरह था।
और अब तो यह जमी हुई परत भी हट चुकी थी। जिंदगी और मौत के बीच झूलती रिया ने प्रतीक को एहसास दिलाया था कि वह रिया से अभी बेहद प्यार करता है। साथ में ये भी कि छोटे मोटे झगड़े तो हर गृहस्थी में होते रहते हैं, उन्हें ज्यादा तूल देना ठीक नहीं। प्रतीक के इस प्यार, लगाव और देखभाल को रिया भी महसूस कर रही थी और पछता रही थी। सब कुछ पहले जैसा हो गया था। इस बम विस्फोट से न जाने कितनी जिंदगियां उजड़ गई, मगर एक जिंदगी संवर गई। रिया के आश्चर्य मिश्रित चीख सुनकर प्रतीक ने सिर उठाकर सामने देखा। दोनों के परिवार वाले खड़े थे, जो टीवी में इन्हें देखकर यहाँ पहुंचे थे। इस भयानक हादसे ने सारी कड़वाहट मिटा दी थी। सिर पर पट्टी बांधी, दोनों हाथों में जलने की जख्म लेकर और पैर में फ्रैक्चर लिए रिया ने उठने की कोशिश की। प्रतीक की मां ने कहा, बस बहू, जल्दी से ठीक होकर घर आ जाओ। प्रतीक और रिया खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। खुशियां उनके दरवाजे फिर से लौट आई थी। जिंदगी जीत गई थी और मौत की हार हो गई थी। इस कहानी की लेखिका का नाम है डॉक्टर सुषमा। कहानी पसंद आ रही हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और हमें प्रोत्साहित और इसी तरह की और भी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके पास अगर कोई कहानी है तो आप हमें भेज सकते हैं। आपके नाम के साथ आपकी कहानी सुनाई जाएगी। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फिर मिलेंगे इसी तरह से दिल छूती हुई एक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।